गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को आप पूरा सुनिएगा। डिस्कस करेंगे इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के बारे में, जिसे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले तो इस रिपोर्ट के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा, उसके बाद फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहली चीज तो इस रिपोर्ट के अंदर यह बताई जा रही है कि अगले 2 दशकों में, अगले 2 डिकेड्स में, 20 इयर्स में इंडिया की जो ऊर्जा मांग है, एनर्जी डिमांड जो है, उसमें 25% की वृद्धि होने वाली है। 25% की ग्रोथ हमारी एनर्जी की डिमांड में आने वाले 20 सालों में देखने को मिलने वाली है। और ये ऊर्जा मांग का सबसे बड़ा हिस्सा होने वाला है। इसका मतलब यह है कि पहले पास्ट में, पिछले सालों में हम लोगों की एनर्जी की डिमांड में इतना ग्रोथ नहीं देखने को मिला है जितना कि आने वाले 20 सालों में देखने को मिलने वाला है, राइट। और बताया जा रहा है कि 2030 तक यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़ते हुए इंडिया विश्व में तीसरी सबसे बड़ी ऊर्जा उपभोक्ता के तौर पर हमें देखने को मिलने वाली है। यानी कि हम वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर के तौर पर बन जाएंगे 2030 तक, 2030 तक, यूरोपियन यूनियन को क्रॉस करके। और गाइस, भारत की जो वर्तमान राष्ट्रीय नीति है, एट प्रेजेंट हमारी जो नेशनल पॉलिसी है, उसको देखते हुए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि इंडिया 2040 तक, 2040 तक 8.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनने वाली है। यानी कि हमारी कंट्री की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद जो है, वो 8.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर का होने वाला है 2040 तक। और यही कारण है जिसके चलते हमारी जो एनर्जी जो कंजम्पशन है, ऊर्जा खपत जो है, वो डबल होने वाली है, दोगुनी होने वाली है, राइट। तो इसका मैं आपको सिंपल एक चीज बताना चाहूंगा जिससे कि आपके माइंड में पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हमारी एनर्जी की जो डिमांड है वो क्यों बढ़ने वाली है आने वाले समय में, या फिर क्यों आने वाले समय में हम लोग एनर्जी को इतना ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो देखो गाइस, आत्मनिर्भर भारत के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। हमने पास्ट लेक्चर्स के दौरान भी इसके बारे में डिस्कस किया था, आत्मनिर्भर भारत अभियान इनिशिएटिव के बारे में, है कि नहीं। तो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का क्या पर्पस है कि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेटअप करें, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में ही मैन्युफैक्चर हो। तो यही तो फोकस है ना आत्मनिर्भर भारत अभियान का। तो जब इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज हमारी कंट्री में जब सेटअप होंगी, और हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रीज को चलने के लिए या फैक्ट्री को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी की, पावर की आवश्यकता होती है। तो जब आने वाले समय में इंडस्ट्रीज हम लोग सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं, तो आने वाले समय में तो हमारे एनर्जी जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। इसलिए आने वाले समय के लिए हमारी एनर्जी की डिमांड जो है उसमें ग्रोथ तो देखने को मिल ही रही है। तो यही चीज यहां पर बताने की कोशिश करिए कि यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट वजह है जिसके कारण से इंडिया की एनर्जी की जो डिमांड है या एनर्जी का जो कंजम्पशन है, उसमें ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलने वाली है अगले 2 दशकों में, अगले 20 सालों में। बट गाइस, इसमें बहुत चिंता वाली बात क्या बताई जा रही है कि हमारी जो बढ़ती हुई जो ऊर्जा की जरूरतें हैं, जो हम लोग को एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो आज की डेट में देखने को मिल रही है और वो बढ़ रही है आने वाले समय में, तो इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को हमारी रिन्यूएबल एनर्जी फुलफिल नहीं कर पाएगी। इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स को, जीवाश्म ईंधन को इंपोर्ट कराना होगा, आयात उसका करवाना होगा। और ये आप सभी लोग जानते हैं गाइस कि ये कितना ज्यादा जो है वो एनवायरमेंट के लिए खराब है, क्योंकि जब हम लोग फॉसिल फ्यूल को जब बर्न करते हैं, जैसे कि कोयले को जब हम बर्न करते हैं, या फिर पेट्रोल को जब जलाते हैं गाड़ी को चलाने के लिए, तब क्या होता है, एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में रिलीज होता है, और भी काफी सारी पॉल्यूटेंट गैसेस एनवायरमेंट में रिलीज होती हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए खतरा है। और ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के लिए ये खतरनाक बात हम लोग को देखने को मिल रही है। आज की डेट में हम लोग फोकस कर रहे हैं टेम्परेचर लेवल को डिक्रीज करने के ऊपर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के कारण क्या देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, पूरे दुनिया भर का टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है। बट इंडिया में आने वाले समय में जो एनर्जी की डिमांड जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसको फुलफिल करने का सिर्फ एकमात्र ही सोर्स आज की डेट में जो बच रहा है वो है फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल हमारी कंट्री में नहीं है। हमारी सरकारें जो है वो मेनली फोकस किसके ऊपर कर रही हैं कि पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के ऊपर, कि हम लोग खुदाई वगैरह करें, हमारे पास से पेट्रोलियम जो है वो निकले या नेचुरल गैस वगैरह निकले, और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमारी सरकार फोकस कर रही है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है,
कोई रिजल्ट एज सच नहीं मिल रहा है, राइट। मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज हमारे पास इतने नहीं है जो कि हमारी एनर्जी की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सकें। तो इसलिए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज यानी कि कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ही हमें डिपेंडेंट रहना होगा। और जब फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना होगा तो ये एनवायरमेंट के लिए खतरनाक बात हम लोग को आने वाले समय के लिए देखने को मिलने वाली है, राइट। तो हम लोग जो आज की डेट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो हमारी जो एनर्जी की डिमांड जो बढ़ रही है, तो उसको अगर हम रिप्लेस नहीं कर पाए रिन्यूएबल एनर्जी के साथ तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला जो एक पॉइंट है इसको मैंने इसलिए आपको डिटेल में समझाया क्योंकि आज की डेट में फोकस किसके ऊपर है, एनवायरमेंट के ऊपर है। बट बढ़ती हुई एनर्जी डिमांड जो है उसको हम लोग को अगर फुलफिल करना है तो फॉसिल फ्यूल्स पर ही डिपेंडेंट रहना होगा, और वो भी उसके इंपोर्ट पर। इंपोर्ट कराएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारी कंट्री से पैसा जो है वो बहुत बाहर जाएगा, राइट। हम लोग को खर्च बहुत करना पड़ेगा क्योंकि आज की डेट में आप जानते हैं, अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं आपको पेट्रोल का, तो आपकी स्टेट में क्या रेट चल रहा है पेट्रोल का, आपकी डिस्ट्रिक्ट में क्या रेट है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कल ही मैंने पेट्रोल डलवाया था तो 96 पॉइंट समथिंग जो है वो रेट था, 96.30 यानी कि 96 रुपीज 30 पैसे के आसपास रेट था। 96 तक पहुंच गया और मैं रहता हूं भोपाल मध्य प्रदेश में, तो यहां पर रेट इतना ज्यादा चला गया है। तो आपकी सिटी के अंदर आपको शायद पता हो कि क्या रेट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताइए। तो आप खुद देखिए कि कितना महंगा जो है वो फॉसिल फ्यूल होता जा रहा है, और आने वाले समय में जब ये महंगी चीजों को हम इंपोर्ट करवाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स को अपनी एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंपोर्ट कराएंगे, तो हमारा पैसा भी एक तो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, महंगाई भी बढ़ जाएगी क्योंकि अल्टीमेटली फैक्ट्रीज जो होंगी, अगर फैक्ट्रीज के अंदर फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग होगा, और ऑब्वियस ही बात है कि इंजन के लिए या फिर पावर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत है, और जब फॉसिल फ्यूल ही महंगे हो जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि जो फिनिश जो प्रोडक्ट्स होगा, जो कंपनी वो प्रोडक्ट जो बनाएगी, तो वो प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा। तो ये इस चीज पर भी आप लोग को रिलेट करते हुए पूरी चीजें जो है वो समझने की जरूरत है। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत की तेल मांग जो है, हमारी जो डिमांड जो हम लोग को ऑयल की, क्रूड ऑयल की हम लोग को देखने को मिल रही है, वो वर्ष 2019 में 5 मिलियन बैरल पर डे की थी। ये 2040 में बढ़कर 8.7 मिलियन बैरल पर डे की देखने को मिलने वाली है। और इस शोधन क्षमता, इस रिफाइनिंग कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें इसकी, क्योंकि क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है उसके बाद ही हम लोग पेट्रोल देखते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं, राइट। एकदम से क्रूड ऑयल का तो डायरेक्ट उपयोग नहीं करते, उसकी रिफाइनिंग होती है। तो जो शोधन क्षमता जो है, रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है, उसमें भी वृद्धि होगी। वर्ष 2019 में 5 मिलियन बैरल पर डे से बढ़कर वर्ष 2030 तक 6.4 मिलियन बैरल पर डे की देखने को मिलेगी, और 2040 तक 7.7 मिलियन बैरल पर डे की हो जाएगी। तो यह चीज यहां पर बताई जा रही है। और गाइस, चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर पर आती है ऑयल को इंपोर्ट कराने के मामले में, और हमारा जो एट प्रेजेंट ऑयल की जो डिमांड्स हैं, जिसको हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं, वो 76% नीड्स या डिमांड जो है वो इंपोर्ट करके फुलफिल कर पा रहे हैं आज की डेट में। यानी कि आज की डेट में हम लोग 76% अपने ऑयल्स को इंपोर्ट करा के काम चला रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि 2030 तक बढ़कर 90% हो जाएगा और 2040 तक बढ़कर 92% हो जाएगा। यानी कि 2040 तक 92% हम लोग फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले हैं ऑयल के लिए। यानी कि हमें ऑयल को इंपोर्ट कराना होगा। 92% ऑयल की जरूरतें जो है वो इंपोर्ट से पूरी होंगी, राइट। तो ये चीज इस रिपोर्ट में बताई गई है। और जो बढ़ती तेल की जो मांग हम लोग को देखने को मिल रही है, इसके कारण भारत की जो तेल आयात लागत जो है, अब देखो, मैं थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसके बारे में समझाया था कि हम जो तेल को इंपोर्ट कराएंगे तो उसके लिए हमें पैसे तो देने पड़ेंगे ना, फ्री में तो आएगा नहीं। तो जो इंपोर्ट हम लोग ऑयल को करवाएंगे तो 2019 की तुलना में 2030 तक ये 2 गुनी हो जाएगी। 181 बिलियन डॉलर की ये हमें देखने को मिलने वाली है 2030 तक, और 2040 तक 255 बिलियन डॉलर की हो सकती है, क्योंकि तेल के रेट्स भी बढ़ते आ रहे हैं। तेल के रेट्स इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि तेल का भंडार जो है वो कम है पूरे दुनिया भर में, राइट। तो कम जो है और वो होता ही जा रहा है कम। तो ऑब्वियस सी बात है, डिमांड और सप्लाई का सिंपल सा रूल है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेट तो बढ़ना है ही है। और आने वाले समय में तेल के रेट तो बढ़ ही रहे हैं कंटिन्यूअसली। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आसमान छू रहे हैं।
और अब आने वाले समय में तो और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत जोरों शोरों से काम करने की रिक्वायरमेंट है, अगर इन सब चीजों से हमें बचना है तो ये इसके एक रिजल्ट के तौर पर है। जैसे कि अगर आप अपने मेंस के आंसर पे भी अगर कंक्लूजन लिखें तो इसी प्रकार से लिखिएगा। और ये थी इस रिपोर्ट के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब थोड़ी बात करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में। गाइज, ये एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलती है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके फ्रेमवर्क के अनुसार इसे 1974 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका जो गठन हुआ था वो 1974 में हुआ था अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का। 4 मेन एरियाज पर इसका मिशन काम करता है: एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता और वैश्विक सहभागिता। राइट, तो इस पर यह मेनली काम करता है, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। और गाइस, इसके रोल्स और फंक्शंस की बात करें तो देखो, सबसे पहली चीज तो मैंने अभी आपको बताया कि इसको 1974 में स्टैब्लिश किया गया था। इसको स्टैब्लिश करने की वजह यह थी क्योंकि 1973 और 1974 के दौरान ऑयल क्राइसिस वर्ल्ड वाइड देखने को मिले थे। पूरे दुनिया भर में तेल संकट छा गया था। राइट, इसमें तेल की प्रॉब्लम जो है वो पूरे दुनिया भर में आ रही थी कंट्रीज को। तो ये जब सेटअप हुई तो इसका मेनली ये काम था कि इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में ऑयल की प्रॉब्लम ना आए, किसी प्रकार से ऑयल के सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऑयल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्पॉन्ड करने के पर्पस के लिए, अपने सदस्यों की मदद करने के पर्पस के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था। राइट, और आज की डेट में इसका जो मैंडेट है, इसमें एक्सपेंशन हम लोग को, इसमें विस्तार हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके कार्यों में अब शामिल हो चुका है काफी सारी चीजें, जैसे कि ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग ग्लोबल की एनर्जी ट्रेंड्स, यानी कि प्रमुख ऊर्जा रुझानों पर निगाह रखना या निगरानी रखना, और प्रमोटिंग साउंड एनर्जी पॉलिसी, यानी कि जो मजबूत ऊर्जा नीति जो है उसको बढ़ावा देना। राइट, और विश्लेषण करना कि पूरे दुनिया भर में एनर्जी ट्रेंड जो है, एनर्जी डिमांड जो है वो किस प्रकार की चल रही है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट में ही हम लोग देखे ना कि इसने इंडिया के ऊपर एनालिसिस करके बताई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंडिया की एनर्जी डिमांड को लेकर, तो वैसे ही एनालिसिस भी करती है। राइट, इसके अलावा इसका फोकस और किन चीजों पे रहता है? मल्टीनेशनल एनर्जी टेक्नोलॉजी कॉपरेशन को बढ़ावा देना। राइट, आपस में कंट्री जो है वो मिलकर एनर्जी की डिमांड्स को कैसे फुलफिल करेंगे, तो उसकी नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर आना, तो इस पर भी ये काम करती है। इसके कंपोजिशन और एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें 30 मेंबर्स एट प्रेजेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, और 8 एसोसिएशन कंट्रीज इसमें शामिल हैं। और इसका मेंबर बनने के लिए एक कंट्री के लिए मैंडेटरी है कि उस कंट्री को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य होना जरूरी है। बट आपको बता दें कि सभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट वाली जो कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज, तो वो सभी की सभी कंट्रीज आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की मेंबर नहीं है। यानी कि सिंपल तौर से एक कंट्री को ओईसीडी का मेंबर होना जरूरी है इसकी सदस्यता के लिए, आईईए की सदस्यता के लिए। बट जितनी भी ओईसीडी की जो मेंबर्स कंट्री हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो सभी कंट्री जो है वो आईईए की मेंबर बने। राइट, तो ये चीज है। इसके अलावा एक कंट्री को इसका मेंबर बनने के लिए किन किन चीजों पर ध्यान रखना जरूरी है? सबसे पहली चीज तो उस कंट्री के अंदर 90 दिनों तक, 90 डेज तक ऑयल जो है वो रिजर्व रहे। यानी कि एक जो कंट्री है, जैसे कि एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर एक दिन में 1 लीटर तेल उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, एक दिन में 1 लीटर तेल का उपयोग होता है, और कहा जा रहा है कि उस कंट्री के अंदर अगले 90 डेज, यानी कि 3 महीने आप कह सकते हो कि अगले 3 महीने तक उस कंट्री के अंदर जितना तेल की रिक्वायरमेंट होती है उसका रिजर्व होना जरूरी है। यानी कि उसके पास जो है वो रिजर्व रहना चाहिए 3 महीने तक का। राइट, एक कंट्री के अंदर, तभी वो कंट्री जो है वो उसकी मेंबर बन सकती है। और यह भी कहा जा रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि उस कंट्री का जो ये 90 दिन का तेल है वो उसी कंट्री से निकाल कर लिया हो, उस कंट्री ने इंपोर्ट कराकर भी ये तेल रखा हो अपने पास तो भी चलेगा। मतलब कुल मिलाकर एक कंट्री के पास 90 दिन का रिजर्व, 90 दिन का भंडार होना जरूरी है इसकी सदस्यता के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को इसमें यह देखने को मिलता है कि इस भंडार का ग्लोबल ऑयल सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने में वो कंट्री मदद कर सके। मतलब कि ये जो रिजर्व है 90 डेज का, इस रिजर्व की अगर जरूरत पड़ जाती है
दूसरी कंट्रीज को, दूसरी मेंबर कंट्रीज को आईईए की, क्योंकि इसका मेन काम क्या है कि जब भी ऑयल क्राइसिस होंगे तो आपस में इसकी मेंबर कंट्रीज जो है वो ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें आपस में। तो 90 डेज का रिजर्व सभी कंट्रीज के पास इसलिए रखने की बात की जा रही है कि जब भी किसी उसकी मेंबर कंट्री को तेल की आवश्यकता पड़े तो ये मेंबर्स जो है वो आपस में तेल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें एक दूसरी कंट्रीज के साथ, राइट। जिसको भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो जिस भी कंट्री के अंदर इश्यूज हम लोग को ऑयल के देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज पर ये मेनली फोकस करता है। तो इसलिए एक कंट्री के पास ऑयल का रिजर्व होना तो डेफिनेटली जरूरी है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। दूसरी बात, उस कंट्री के अंदर मतलब 10% तक 10% तक ऑयल के कंजम्पशन को रिड्यूस करने की एक प्रॉपर प्लान हो, एक प्रॉपर पॉलिसी हो, जो कि उसने इंप्लीमेंट कर रखी हो कि वो फॉसिल फ्यूल्स को जो है वो कम से कम यानी कि 10% तक वो फॉसिल फ्यूल्स को जो है वो रिड्यूस करेंगे। यानी कि उस कंट्री के अंदर पूरी की पूरी जो एनर्जी की डिमांड है वो फॉसिल फ्यूल से फुलफिल ना हो, इस पर मेनली ये फोकस करता है कि 10% जो है वो कंट्री अपनी एनर्जी की डिमांड्स को दूसरे सोर्सेस के थ्रू जो है वो फुलफिल कर सके, जैसे कि रिन्यूएबल सोर्सेस के थ्रू फुलफिल कर सके। तो इसमें ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है और इस प्रकार का इसका प्रोग्राम भी होना चाहिए कि जो कि नेशनल ऑयल कंजम्पशन को 10% तक जो है वो रिड्यूस करे। तो ऐसा इसका एक प्रोग्राम होना जरूरी है। इसके अलावा उस कंट्री के अंदर कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स मेजर CERM, तो इसके जो है वो रूल्स रेगुलेशंस या इसके ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है, कानून और संस्था होना जरूरी है राष्ट्रीय स्तर पर इसकी CERM की। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन इमरजेंसी रिस्पॉन्स मेजर CERM, इसको ऑपरेट करने के लिए, CERM को ऑपरेट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कंट्री के अंदर कानून होना चाहिए और संस्था ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, राइट। क्योंकि ये CERM का मेन पर्पस क्या है, यही है कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मेजर की। अगर किसी कंट्री को एकदम से इमरजेंसी हो जाए, ऑयल की आवश्यकता पड़ जाए, तो इस पर्टिकुलर मतलब कानून के थ्रू एक कंट्री जो है वो ऑयल का सप्लाई कर सके उसकी दूसरी मेंबर कंट्रीज के अंदर। तो उस कंट्री के अंदर कानून होना जरूरी है, क्योंकि उस कंट्री के अंदर कानून नहीं होगा तो वो कंट्री मना भी कर सकती है ना कल को कि हमारे पास तो ऐसा कोई कानून नहीं है ऑयल सप्लाई करने का, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हर तरीके से ऑयल के सप्लाई जो है, ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसको बेटर बनाने के लिए आपस में मेंबर कंट्रीज में वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, उसके लिए इन्होंने ये बेसिकली एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो रखी हैं आईईए ने। तो वो आप लोग को समझना थोड़ा सा, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज रटने की नहीं होती। अगर आप चीजों को समझ जाओगे, अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप कर लोगे, तो आपको कभी रटने की जरूरत नहीं होगी। और मेरा फोकस ये रहता है कि आप में अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करवाना। इसके अलावा एक कंट्री के अंदर फोकस यही किया जाता है कि कानून हो, मेजर्स हो, कि जिसके चलते वो कंट्री जो है वो सभी ऑयल कंपनीज के जो डेटास वगैरह जो है वो हासिल कर सके, या रिपोर्ट्स वगैरह, इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो हासिल कर सके रिक्वेस्ट के तौर पर। तो देखो, आईईए को जब भी किसी कंट्री, इसकी मेंबर कंट्री की रिपोर्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी कि उस कंट्री के अंदर जो ऑयल कंपनीज मौजूद हैं, उन ऑयल कंपनीज के पास कितना रिजर्व है या कितना वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, तो उसकी अगर आईईए को कभी भी डेटा चाहिए, कभी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आईईए ऐसी इंफॉर्मेशन ले सके। तो इसलिए इन्होंने यहां पर एक कानून बनाने की भी बात कर दी कि उस कंट्री के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए कि उस कंट्री में मौजूद जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं, सभी ऑयल कंपनीज की इंफॉर्मेशन जो है रिक्वेस्ट करने पर हासिल की जा सके। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का जो कलेक्टिव एक्शन जो है, सामूहिक कार्रवाई इसकी जो है, तो उसमें योगदान देने के लिए अपना यानी कि कंट्रीब्यूशन देने को सुनिश्चित करने के लिए देश के अंदर कानून और उपाय होने चाहिए। वही ये सेम पॉइंट है जो पहले हम लोग को देखने को मिला था। ये पॉइंट सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहा है, पुराने वाले पॉइंट्स को, कि एक कंट्री के अंदर कानून होना चाहिए कि जब भी मेंबर कंट्रीज जो है वो ऑयल अगर मांगे, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करें, तो उस कंट्री के अंदर कानून होना चाहिए ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, राइट। तो ये चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है, वो कौन सी रिपोर्ट्स है, तो ग्लोबल एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस और एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में आपसे अक्सर पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चंस वगैरह प्रीलिम्स वगैरह में, तो आपको ये रिपोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये फलाना रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करती है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड। होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक आईईए के बारे में भी समझ में आ गया होगा और इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के बारे में भी जो मैंने आपको समझाया वो क्लियरली आपको अच्छे से पूरी चीज समझ में आ गई होगी।